जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ लेकर के। तो इसमें हम आपको यहां पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ वाले शब्दों के बारे में पूरा परिचय करवाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इसी एनसीईआरटी नोट्स और पीडीएफ को पढ़ करके आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं, केवल और केवल यही नोट्स से। तो इस नोट से सफलता प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर चार्ज लगते हैं सिर्फ और सिर्फ मंथली 200 रुपये। तो 200 रुपये दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर डेली टू डेली आपको यहाँ पर एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ, साथ में उसका एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके साथ उसका वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको यदि आप देख लेते हैं तो आप चाहे जेटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आकलन परीक्षा तैयारी हो, सभी में 100% आपको सफलता मिलने की पूर्ण गारंटी होती है। तो आप यहाँ पर सारे एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के यहाँ पर इन नोट्स को देख लेते हैं। और सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसलिए नोट्स जरूर देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है हम आपको सेकेंड शिफ्ट में इसी का टॉप 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, जिसमें जा करके जब आप करेंगे तो देखेंगे कितना अधिक सही होता है। तो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए शब्द विचार पर आधारित नोट्स को लेकर के आए हुए हैं। यदि आप इस नोट्स को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से देख लेते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि हिंदी के अंतर्गत यहाँ जो शब्दों का वर्गीकरण का नोट्स आप देखेंगे वो आपको 3 नंबर पक्का दिला देगा। ठीक है, तो हिंदी में बहुत अच्छा आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप जो एनसीईआरटी का ये नोट्स, ये पीडीएफ देख रहे हैं, इसको जरूर यहाँ पर पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें केवल उसी चीज को रखा गया है जो आपके एग्जाम में अब तक आते हैं और पूछे जाते हैं। अब आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आप आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ बता दें कि आपको जेएसएससी के लिए भी जितनी बहालियाँ आ रही उसके लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ करके यदि लेना चाहते हैं तो आप 200 रुपये पर मंथ पेड करके हमारे साथ आप तैयारी यहाँ पर व्हाट्सएप पर ही आपको सारा मटेरियल दिया जाएगा और जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, ये भी प्रश्न आया था, तो 4 आधार पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन 4 आधार पर किया गया है। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। एक है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। देखिए ये तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज 4 शब्द ऐसे हैं जो आप किसी भी एग्जाम में जाते होंगे तो वहां पर शब्द दे देता है, पूछता है यह किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। हम आप क्या होते हैं, कंफ्यूज। लेकिन आज आपको हम बता देते हैं, इसको आप देख लेते हैं। तो आज के बाद आपको यदि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पूछेगा तो आप पक्के जो है जितने नंबर के आएंगे उस सारे को सही करके आप यहाँ पर आएंगे। चलिए देखते हैं तत्सम शब्द। देखिए तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, जिह्वा मने जीव, दुग्ध मने दूध, मयूर मने मोर, कर मने काम। देखिए संस्कृत वाले शब्द को अगर हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में तो तत्सम शब्द, एकदम दिमाग में रख लीजिए। आप लिख रहे हैं कि आप कर्म करो, आपने लिखा तो आप ये जो वाक्य बना रहे हैं इसमें जो शब्द आया है, आप हिंदी लिख रहे हैं लेकिन शब्द ई जो आया है वो संस्कृत का है, कर्म। ठीक है,
तो संस्कृत वाले शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। आप दिमाग में रख लीजिएगा, संस्कृत वाला शब्द जो है तत्सम शब्द है। ओके, तो इसी तरह से सूर्य, अग्नि, जिह्वा, दूध, मयूर, ये सभी जो है संस्कृत के शब्द हैं, और उसको लिखने के क्रम में हिंदी हम लिखते हुए बीच में लेते हैं, तो वो शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत वाला शब्द तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में था वो शब्द, लेकिन आप उसको हिंदी में बदल के कह रहे हैं। ठीक है, जैसे सूरज, सूरज, अब इसी का सूर्य, तो सूर्य क्या है आपका, ये संस्कृत है, और ये सूरज क्या है आपका, आप उसको बदल के हिंदी में किए हैं, तो ये संस्कृत वाला शब्द है, तो ये तत्सम है, और उसी को बदल के आप हिंदी में किए हैं तो ये तद्भव शब्द है। बात समझ गए, ये तद्भव शब्द है। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे सूर्य था, उसका हिंदी में कर दिया तो सूरज, अग्नि था संस्कृत, उसका कर दिए तो आग, जिह्वा था संस्कृत में, उसको कर दिए तो जीव, दूध था संस्कृत में, उसको हिंदी कर दिए तो दूध, मयूर था, उसको कर दिए तो मोर, और कर्म था, उसको कर दिए काम। तो ये आपका संस्कृत का शब्द जो हिंदी में बदल देते हैं हम, तो उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देशज शब्द, जो शब्द देश के विभिन्न बोलियों से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, यानी जो शब्द देश के विभिन्न बोलियों से आकर, विभिन्न बोलियां, ठीक है, जो देश के होते हैं उसमें विभिन्न बोलियों को, जो हमारे देश में ही बोली जाती है लेकिन विभिन्न यहाँ पर जो है बोलियां आकर हिंदी भाषा में प्रयोग हो जाती है विभिन्न देशों का, तो उसको हम लोग कहते हैं देशज शब्द। जैसे खिड़की, लोटा, धोती, गाड़ी, जूता, पगड़ी, ये सभी आपके देशज शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विदेशी शब्द, जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। किसी भी देश की, किसी भी पूरे संसार से आया है और उसको हम हिंदी में यहाँ लिख रहे हैं, है यहाँ का शब्द नहीं, विदेश से आया हुआ, विभिन्न देशों से यानी विदेश से आया हुआ है, और उसी का प्रयोग हम हिंदी लेखन के समय यदि करते हैं तो उससे हम यहाँ पर कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे लिखते हैं, यह एक पेन है, यह एक पेन है, देखिए पेन लिखा ना, आप ये हिंदी वाक्य लिख रहे थे ना, हिंदी वाक्य, लेकिन इसमें ये पेन, पेन देखिए अपने देश की भाषा नहीं है, ये जो है यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है। पेन क्या है, अंग्रेजी शब्द। ठीक है, तो देश की विभिन्न भाषाओं, देश की विभिन्न भाषाओं से आकर है, लेकिन हिंदी में उसको हम लिख दे रहे हैं। ये अंग्रेजी का है लेकिन हिंदी, PN लिखना चाहिए, तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग विदेशी शब्द कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे, तो ये अंग्रेजी शब्द का चीज़ है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे किताब, किताब जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं यह एक किताब है, लिखते हैं ना, तो किताब जो आपने लिखा किताब, वो यहाँ का शब्द नहीं है, वो अरबी शब्द है। वो कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है। ठीक है, फारसी शब्द में देखिएगा दारोगा, लिखते हैं ना कि वह दरोगा है, तो दरोगा हमारे अपने देश की नहीं है। ठीक है, ये जो है फारसी शब्द है। तो ऐसे शब्द जो संसार के विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें हम लोग विदेशी शब्द कहेंगे। तो अब एक बार देख लीजिए, आप तत्सम को जरूर देख लेंगे, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आप तद्भव को देख लेंगे, ये संस्कृत से जो हिंदी बन गया। उसके बाद देशज को देख लेंगे, जो अपने देश की बोली से है, विभिन्न क्षेत्रों से, और यहाँ पर विदेशज माने विदेशी। तो इसमें से तत्सम और तद्भव और देशज, तीन को ऐसा चीज़ है जो बार बार आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न निकल के आएगा। अब दोस्तों बता दें, अभी आपको यहाँ पर हमने नोट्स दिया, इसका टॉप 35 MCQ क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, जिसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है। ये तीनों शब्द रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ इतने इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, किसी भी एग्जाम में जाइएगा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये 3 गो तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अब देखिए, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ में अंतर बहुत ही अच्छा से आप जान जाइएगा, और कभी भी कहीं भी ऑप्शन दे करके आप पहचान लीजिएगा कि कौन रूढ़ है, कौन यौगिक है और कौन योगरूढ़ है। ठीक है, देखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष प्रचलित अर्थ का बोध होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी,
नदी, सूरज, झरना, घोड़ा, तोता। सिंगल वाले कौन वाले हैं? सिंगल वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है यहाँ पर रूढ़ शब्द हैं। देखिए वहां पर ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, जब एग्जाम दीजिएगा तो ऑप्शन देखना है। यौगिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन दो शब्दों से, प्रति प्लस दिन। सेनापति, तो सेना प्लस पति, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का योग हो रहा है। दो शब्दों का योग, एक प्रति शब्द और एक दिन शब्द। तो जिसमें शब्दों का योग होकर के जो शब्द बना हुआ रहेगा, आपको लगेगा कभी भी कि शब्दों का योग होकर के बन रहा है, तो उसको आप यहाँ पर कहेंगे यौगिक शब्द। और जो सिंगल रहेगा, अकेले रहेगा, उसको आप क्या कहेंगे यहाँ पर? तो उसको कहेंगे हम लोग रूढ़ शब्द। अब देखिए जलचर, तो जल प्लस चर दो शब्द हो गया। कुपुत्र यानी कु प्लस पुत्र दो शब्द हो गया। धनुष यज्ञ, तो धनुष और यज्ञ दो शब्द हो गया। प्रयोगशाला, तो प्रयोग प्लस शाला दो शब्द हो गया। मुख्यमंत्री, तो मुख्य जोड़ मंत्री दो शब्द हो गया। राष्ट्रपति, राष्ट्र जोड़ पति दो शब्द, यानी दो शब्दों के योग से जो शब्द बना है उसको आप यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, चलिए योग रूढ़ के बारे में देख लेते हैं। देखिए योग रूढ़ के बारे में लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों से बने ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का। देखिए ये भी दो शब्दों के योग से ही बनता है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलता है। आपने बहुब्रीहि समास को देखा होगा। ठीक है, तो जिसका विशेष अर्थ निकलता है उसको हम लोग यहाँ पर योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे दशानन की बात करें तो दस जोड़ आनन, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है ना दशानन। लेकिन यहाँ पर 10 मुख वाला अर्थात रावण, इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। तो जो शब्द देखिए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में यदि आपको अंतर करना होगा, क्या करना होगा? अंतर करना होगा। तो रूढ़ माने सिंगल शब्द हो गया जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, और योग रूढ़ यौगिक का हो गया कि दो शब्दों से मिलकर बना है, और योग रूढ़ का मतलब हो गया दो शब्दों से मिलकर बना है लेकिन उसका विशेष अर्थ निकल रहा है। क्या हो रहा है? विशेष अर्थ निकल रहा है, उसको आप योग रूढ़ में डालेंगे। ठीक है, हिमालय, हिम जोड़ आलय, जिसको कहेंगे बर्फ का घर। बर्फ का घर के नाम से जाना जाता है, विशेष चीज है। ठीक है, अब देखिएगा नीलकंठ, तो नील जोड़ कंठ से यौगिक शब्द हो गया, लेकिन यह नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर जी के सेंस में है। किसके सेंस में यह है? शंकर जी के लिए उपयोग किया जाता है। तो जिसका विशेष अर्थ निकल जाता है उसको हम लोग यहाँ पर योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, ये देखिए रूढ़, यौगिक, एकदम दिमाग में रख लीजिए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का। रूढ़ माने सिंगल जिसका कोई अर्थ नहीं, यौगिक मतलब दो शब्दों से मिलकर बनने वाला, और योग रूढ़ का मतलब दो शब्दों से मिलकर बनता है लेकिन उसका विशेष अर्थ निकलता है, तो उसको हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए अब देखिए प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द का क्या मतलब है? परिवर्तन या बदलाव, यानी लिंग वचन कारक काल का परिवर्तन होता है तो उसको विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिस शब्द का लिंग वचन या कारक के कारण वो परिवर्तन हो सकता है ना, बदल सकता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, तो उसको हम लिखते हैं लड़की, लड़के, लड़कियां, तो ये परिवर्तन हो रहा है। लड़का है लेकिन उसी को हम विशेष सेंस में यहाँ पर लिख रहे हैं। मैं को हम लिख सकते हैं मेरा, मुझे, हम। तो जिसका यहाँ पर परिवर्तन या बदलाव हो सकता है उसको विकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है उससे अविकारक शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अब इसको और कुछ नहीं लिख सकते हैं। जोर से और कुछ नहीं लिख सकते हैं। कल कुछ नहीं बोल सकते हैं इसको। शीघ्र कुछ नहीं बोल सकते हो, जो बोल दिए आप वही चीज है, इसमें और परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और परिवर्तन नहीं होगा। जिससे समुच्चय बोधक और को कुछ नहीं लिखता है। किंतु ही रहता है, तथा ही रहता है, परंतु ही रहता है, लेकिन ही रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और
निरर्थक शब्द। ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और ये जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम और श्रुति सम भिन्नार्थक, ये सभी शब्द होते हैं। ठीक है, एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। और यहाँ पर नदी, पर्वत, घर, चंद्रमा ये सब है। ठीक है, चलिए अनेकार्थिक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे अंबर को हम आकाश, कपड़ा, फल को परिणाम, वृक्ष का फल। ठीक है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश का नभ, गगन, अंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। विलोम शब्द, विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे लाभ का हानि, जन्म का मृत्यु, दिन का रात, ये विलोम शब्द हो गए, एक दूसरे के उल्टे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्रमाण मतलब सबूत और प्रणाम माने अभिवादन, एक ही जैसा लिखा हुआ रहता है। वदन माने मुख और बदन माने शरीर। बताइए, व लिख दिए तो मुख और ब लिख दिए तो शरीर। शुल्क माने फी और शुक्ल माने सफेद। तो देखिए देखने में एक जैसा लगता है, ठीक है, देखने में या सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन उसका जो होता है अर्थ अलग अलग होता है, तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अब देखिएगा, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक कहते हैं। जैसे टिक टिक, साय साय, बानी, पक्कल, ये सब कोई अर्थ नहीं होता है जिसका, उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ पर शिक्षक से संबंधित, जेएसएससी से संबंधित हर भर्ती और हर तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस पर हम यहाँ पर आपको सारे नोट्स और पीडीएफ देते हैं और उसी नोट्स और पीडीएफ का वीडियो भी देते हैं। और उसके साथ जो है हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं, तो उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस जो अब तक किसी न किसी एग्जाम में आए हैं उसके साथ करवाते हैं। सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, कभी भी समय मिले, आप उसको देख के पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न जरूर के जरूर आते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।